जय हिंद। 6 मौलिक अधिकार हमें पढ़ने थे, जिसमें हमने 2 मौलिक अधिकार कंप्लीट कर लिए थे। पहला आपका सीरीज वाइज पहला कौन सा था? स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपका आर्टिकल नंबर, समता का अधिकार जो आपका आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक था। जो दूसरा अधिकार था आपका स्वतंत्रता का अधिकार, वो आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22 तक था। अब हम चलते हैं अपने तीसरे अधिकार की ओर। तीसरा अधिकार कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और चौथा अधिकार कौन सा है आपका? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब आज हम आर्टिकल नंबर 23 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं तीसरे नंबर के हमारे मूल अधिकार की, जो हमें प्राप्त है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण शब्द का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। शोषण मतलब क्या होता है? मुझे कोई ट्रांसलेट करके मत देना इंग्लिश में, ठीक है? मुझे मीनिंग बताइए कि शोषण का मतलब क्या होता है। हम्म अब आप मुझे नए अर्थ मत देना कि हमारे माता पिता हमें घूमने नहीं देते, ये हमारा शोषण है ना? हमारे माता पिता हमें गोवा नहीं जाने देते, ये हमारा शोषण है। ये शोषण नहीं है। शोषण क्या है? जबरदस्ती कार्य करवाना। किससे? बस बालकों से जबरदस्ती कार्य। अब तुम ना बालक हो, ना ही अवयस्क हो। ठीक है, आपकी उम्र अब वयस्क हो चुके हो, वयस्क, पर मैं आपके साथ अब जबरन कार्य करवाऊंगा या मजदूरी करवाऊंगा, मतलब वो शोषण नहीं है। तो फिर बालकों का साथ बस क्यों, सभी के साथ हुआ ना वो शोषण। तो देखो, जैसे जैसे इंडिया सिविलाइज होता गया, है ना, जैसे जैसे हम आजादी को प्राप्त करने के बाद डेवलप होते गए, तो 2 वर्ग हमेशा से ही चले आ रहे थे, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी। एक वर्ग था निम्न वर्ग और एक वर्ग था उच्च वर्ग। उच्च वर्ग मतलब संपन्न वर्ग, जो पैसों में अच्छा था, संपत्ति में अच्छा था, यानी संपन्न था। और दूसरा निम्न वर्ग, जिसको हमेशा अपनी रोटी के लिए क्या करना पड़ता था, थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। अब जो निम्न वर्ग है वो अपने जीवन यापन के लिए क्या करेगा, कोई ना कोई कार्य तो करेगा, पर उस कार्य में गलत तरीके से उससे कार्य करवाना, उस कार्य के लिए उसे उचित मूल्य ना देना, या उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर जबरन उससे क्या करवाना, कार्य करवाना ही क्या कहलाया गया, शोषण कहलाया गया। और वो चीज आज भी एग्जिस्ट करती है कि यदि आप जबरन किसी से कार्य करवाते हैं, या उसकी मर्जी के बिना उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उससे कार्य करवाते हैं, या आप उसे वो परिश्रम नहीं दे रहे हैं, मतलब वो वेतन नहीं दे रहे हैं जो एक्चुअल में उसको कार्य के लिए मिलनी चाहिए। मान लो किसी कार्य को वो 3 घंटे करता है, जिसका उचित मूल्य होना चाहिए 100 रुपए, पर उसको वो व्यक्ति 20 रुपए ही देता है, तो वो उचित मूल्य नहीं हुआ, तो वो भी एक प्रकार से क्या हुआ, शोषण ही हुआ। अब शोषण में एक प्रकार और होता है कि आपने किसी संपन्न व्यक्ति से क्या लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है। अब वो कर्ज प्राप्त करने के लिए क्या करवाएगा आपसे, जबरन ही वो कार्य करवाएगा जो करने के आप इच्छुक नहीं है, तब भी वो क्या कहलाएगा, आपका शोषण कहलाएगा। तो शोषण को बहुत तरीकों से किया गया। बालकों की भी बात की गई कि बालकों का शोषण किस क्षेत्र में नहीं किया जाएगा, किस प्रकार के कार्य उनके लिए किए जाएंगे। तो इस आर्टिकल, इन चीजों की बात किस आर्टिकल में की गई है आपकी, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 में इसकी बात की गई है। ठीक है, इसीलिए से बोला गया शोषण के विरुद्ध अधिकार की। किसी भी शोषण से वो आपको क्या करता है, बचाता है, उससे परे करता है। और यदि आपको शोषण किया जाता है तो ये आपका मूल अधिकार है कि आप उसके उल्लंघन होने पर क्या कर सकते हो, उसके लिए कार्यवाही करवा सकते हो। अब ऐसा नहीं कि शोषण यदि मेरे साथ हो रहा है तो मैं ही कार्यवाही करूं और मैं ही जाके उसकी कंप्लेंट करूं। मेरा शोषण होते देख यदि किसी व्यक्ति को दिखता है कि इस व्यक्ति का शोषण हो रहा है, तो वो व्यक्ति भी जाके क्या कर सकता है, उसकी कंप्लेंट या कार्यवाही की मांग कर सकता है। तभी आपने देखा होगा कुछ स्थानों पर यदि 10 साल के या 8 साल के बच्चों से जबरन कार्य कराया जाता है, तो कुछ लोग उसकी कंप्लेंट, या कुछ एनजीओ होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं और उस स्थान के मालिक को क्या दिलवाते हैं, दंड दिलवाते हैं। तो ये जो अधिकार है आपको दंड दिलवाने का, या उन बालकों को वहां से बचाने का, या किसी के शोषण से बाहर निकालने का, ये कौन करता है, ये इसका अधिकार आपको कौन देता है? ये देते हैं हमारे संविधान के 2 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। अब देखो, ये हमने देख लिया था। इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ना है, जिसमें केवल कितने आर्टिकल्स आते हैं, 2, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। 2 ही आर्टिकल आएंगे और ये 2 आर्टिकल इतनी चीजें कह जाएंगे कि किसी भी व्यक्ति का शोषण फिर नहीं किया जा सकता जब तक उसे अपने इस अधिकार का ज्ञान प्राप्त है। किसी भी अधिकार के बारे में आपको पता होना
जरूरी है। अब मान लीजिए कोई मजदूर कार्य कर रहा है किसी फैक्ट्री में और वहीं दूसरा मजदूर भी कार्य कर रहा है उस फैक्ट्री में, दोनों ही मजदूर 8-8 घंटे काम करते हैं, परंतु एक मजदूर को 500 रुपए मिलते हैं और एक मजदूर को 300 रुपए मिलते हैं। अब जो 300 रुपए वाला मजदूर है वो बेचारा अपने गांव से आया है, उसको अपने बीवी बच्चों को पालना है, तो उसको कहीं भी नौकरी चाहिए थी, ठीक है। मजबूरन उसका फायदा उठाकर उस फैक्ट्री के मालिक ने क्या कहा कि इसकी तो मजबूरी है, इसको मैं 300 भी दूंगा तो ये उस पर काम करेगा। पर ये संवैधानिक रूप से क्या है, गलत है। अगर वो चाहे तो अपने पूर्ण वेतन की मांग कर सकता है और पूर्ण वेतन ना देने पर दंडात्मक कार्यवाही भी करवा सकता है। किसके ऊपर? उस मालिक के ऊपर। यह अधिकार उसे कौन देता है? 23 और 24। तो एक ओवरव्यू तो समझ गए होगे आप कि क्या अधिकार। अब हम देखते हैं इसके अंदर में एक्चुअल लिखा क्या है और उस चीज को वो फॉलो किस प्रकार से करवाता है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23, अभी भी संविधान का भाग कौन सा चल रहा है? भाग कौन सा चल रहा है? भाग 3, जो किससे संबंधित है? मूल अधिकार से। 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल्स चलेंगे वो किस में चलेंगे? भाग 3 में चलेंगे। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाई गई है। ये मानव तस्करी क्या होता है ये बताइए। मानव तस्करी क्या होता है? मानवों की या महिलाओं की या मजदूरों की खरीद फरोख्त क्या कहलाता है? अब देखो ये बहुत उच्च लेवल पर भी होती है और बहुत छोटे छोटे निम्न लेवल पे भी होती है। कैसे? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि यदि मध्य के क्षेत्र में देखा जाए जहां पर लिंगानुपात का अनुपात कैसा है, बेहद ही ज्यादा है, महिलाएं वहां पर कम है पुरुषों की अपेक्षा, तो ऐसे स्थानों पर शादी करने हेतु महिलाओं की बहुत ज्यादा क्या है, कमी है। या एक रीजन इसका ये भी है कि वहां पे जो ऑर्थोडॉक्स है या कि वहां की जो रूढ़िवादिता विचारधारा है, वहां पे लोग रहना पसंद नहीं करते, स्पेशली महिलाएं रहना पसंद नहीं करती। तो ऐसे में तो वहां पुरुषों की शादी नहीं होगी, तो वो क्या करते हैं, महिलाओं की खरीद फरोख्त करके उनसे क्या करते हैं, जबरन शादियां करते हैं। और कुछ लोग अपनी बेटियों को केवल पैसों के लिए क्या कर देते हैं, हर व्यक्ति केवल मजबूरी में ही ये कार्य करता है, कोई ये नहीं सोचता है कि हमने अपनी बेटी को जन्म ही दिया है बेचने के लिए। ये हो गया एक रीजन। दूसरा रीजन आपको पता है मजदूरों की खरीद फरोख्त होती है, और मजदूर केवल देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी खरीद कर भेजे जाते हैं, और इसमें उनकी बिना मर्जी के, उनकी मर्जी नहीं ली जाती है, उन्हें जबरन ही क्या किया जाता है, उनकी खरीद फरोख्त। और महिलाओं की खरीद फरोख्त के बारे में आप लोगों को पता होगा कि उनका एक्सप्लॉयटेशन किस प्रकार से होता है, उन्हें कहाँ खरीदा जाता है, कहाँ बेचा जाता है, किस प्रकार से उनके उनके दुर्व्यापार उनका किया जाता है। तो ये चीजों को रोकने का काम कौन करता है? आपका आर्टिकल नंबर 23 करता है। इसके बाद इसका मकसद देश के लाखों अल्प सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की रक्षा करना है। अच्छा, इसने ये दो शब्द क्यों यूज किए यहाँ पे, अल्प सुविधा और वंचित लोग? क्यों? क्योंकि ये जो मानव तस्करी है और जबरन श्रम है, ये वो दो लोगों के, ये उन लोगों के साथ नहीं हो सकती जो संपन्न है। हो सकता है जो संपन्न है, अपने परिवार से पैसों में मजबूत है, संपत्ति में मजबूत है, वो क्यों श्रम करेंगे? और श्रम करेंगे भी तो उनसे कोई जबरन श्रम नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसों की मजबूरी तो है ही नहीं। वो कल को नौकरी छोड़ देंगे, कल को आपके यहाँ काम छोड़ देंगे, आप उनसे जबरन कार्य नहीं करवा सकते। तो ये स्पेशली अल्प सुविधा, मतलब जिन्हें सुविधा प्राप्त नहीं होती है, और दूसरा वंचित लोग। वंचित लोग अर्थात जिन्हें समाज में स्थान नहीं दिया गया, और समाज में जो उन्हें स्थान नहीं दिया गया, इस वजह से वो अच्छे स्थानों पर कार्य नहीं कर सके। तो जब वो अच्छे स्थानों पर कार्य नहीं कर सके, तो उन्हें जिन स्थानों पर कार्य मिला या जिसके अंडर में काम मिला, मणिपुर में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। मणिपुर में पहले एक नियम चलता था, जब ये आर्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, कि वहां का जो सरपंच था, वहां पर गांव के प्रत्येक व्यक्ति को एक एक दिन उस सरपंच के यहाँ जाके क्या करना पड़ता था, कार्य करना पड़ता था। ये नियम था वहां पे, ठीक है। तो ये वो अपनी मर्जी से करते हैं क्या? नहीं करना चाहते मर्जी से। पर क्यों? सरपंच एक उच्च कुल का व्यक्ति है, एक संपन्न व्यक्ति, और हम सब क्या है, निम्न है। तो वो एक कहीं ना कहीं बोलने को हमारा क्या हो गया, राजा हो गया। तो वो लोग उसके यहाँ के क्या करते, काम करते, जो कि एक गलत क्या है, गलत इंडिकेशन देता है कि वो आपके दास हैं। तो इस चीज को खत्म करना बहुत जरूरी था। इसके बाद ये अधिकार भारत के नागरिक और गैर नागरिक, यहां तक कि मैं आपको एक चीज बता दूं, ये इंडियन सिटीजन्स को भी प्राप्त है। जो आपके इंडियन सिटीजन है, मतलब हम सब भारतीय नागरिक हैं। इसके अलावा जो हमारे फ्रेंड, जो हमारे फ्रेंड एलियन है, एलियन मतलब समझ गए, जो दूसरे देश के निवासी होते हैं उन्हें संविधान में एलियन बोला जाता है। और जो हमारे एनिमी एलियन है, एनिमी एलियन मतलब जिन देशों के साथ हम या तो वॉर में हैं या तो हमारी उनसे कुछ शत्रुता बनी हुई है, वहां के भी लोग यदि भारत में आते हैं, इनफैक्ट यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक को भी यहाँ पे लाया जाता है किसी भी वजह से, किसी भी प्रकार से, तो उससे आप जबरन कार्य या फिर जबरन श्रम नहीं कर। कहीं ना कहीं आप खुद सोचकर मुझे बताइए, आपने मानव अधिकार आयोग पढ़ा है, तो ये मानव अधिकार के विरुद्ध नहीं है?
है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो कहीं ना कहीं ये सभी पर लागू होगा, केवल ऐसा नहीं कि भारत के नागरिक हो तुमसे हम जबरन कार्य नहीं करवाएंगे, तुम पाकिस्तान के नागरिक हो तुम जबरन काम करो, सुबह से लेकर रात तक काम करो, हम तुम्हें खाना बस देंगे, कोई उसकी मजदूरी नहीं देंगे। ऐसा होता है क्या? तभी आपने देखा होगा कि दूसरे देश के नागरिक आकर भारत में भी कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, और भारत के नागरिक जाके दूसरे देशों में भी क्या करते हैं? जॉब करते हैं। हर जो जॉब करने वाला व्यक्ति है वो अपनी सिटीजनशिप तो नहीं छोड़ता। मान लीजिए कोई इंडियन स्टूडेंट कल को जॉब करता है यूएसए में, पर वो हमेशा के सिटीजन, कौन सा सिटीजन रहना चाहता है? भारत का सिटीजन रहना चाहता है। तो क्या उसको वहां के सारे अधिकार प्राप्त होंगे, संरक्षण प्राप्त होगा, समान वेतन प्राप्त होगा? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि आप भारत के हो तो हम आपको समान वेतन नहीं देंगे। सेम एज भारत में भी वही होता है कि सभी के लिए समान चीजें, और आप जबरन कार्य या जबरन मजदूरी किसी से नहीं करवा सकते। अब मानव तस्करी जो हमने शब्द यूज किया है, इसके विरुद्ध निम्न चीजें शामिल होती हैं, अब उनको आप ध्यान से समझना। पुरुष, महिला और बच्चों की खरीद और बिक्री। खरीद बिक्री, पुरुष का हमने समझ लिया, पुरुष यूज हो सकता है मजदूरी के लिए। महिलाएं बहुत सारी चीजों के लिए उपयोग हो सकती हैं, या तो आप उनको घर पे कामों में लगा सकते हैं जबरन। आपने देखा होगा होटल्स वगैरह में उन्हें बेच दिया जाता है, किसी दूसरे देश के होटल्स में या किसी कारखानों में उन्हें बेच दिया जाता है, जहां वो क्या करती हैं? मजदूरी करती हैं। दूसरा, मैंने आपको एक रीजन बताया कि शादी के लिए उन्हें बेच दिया जाता है, या फिर घर में रखने, आपको बहुत सारी चीजें पता है किन किन चीजों में उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। और तीसरी चीज आती है बच्चों की खरीद फरोख्त। बच्चों की खरीद फरोख्त कहाँ होती है? बच्चों की खरीद फरोख्त वहां होती है जहां पर माता पिता को या तो क्या ना हो रहा हो, बच्चा ना हो रहा हो, पहला रीजन ये होता है। दूसरा, जहां पर लिंगानुपात में किनकी कमी होती है? बच्चों की कमी होती है, वहां पर भी बच्चों की खरीद फरोख्त हो सकती है। तीसरी चीज, आपने एक देखा होगा अक्सर चौराहों पे भीख मांगते हुए बच्चों को, वहां पर भी बच्चों की खरीद फरोख्त होती है। उन बच्चों की एक आंख को फोड़ दिया जाता है, हाथ काट दिया जाता है। ये चीजें एक्चुअल में होती हैं, भारत में भी होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत में नहीं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। वहां पर बच्चों को अपहरण करके बेच दिया जाता है, और फिर बच्चों के गलत कार्यों में लगाया जाता है, और उनका दुरुपयोग या दुर्व्यवहार, उनके साथ दुर्व्यवहार और उनका दुर्व्यापार, सभी चीजें की जाती हैं। इसके अलावा वैश्यावृत्ति। वैश्यावृत्ति में जबरन किसको ढकेला जाता है? महिलाओं को ढकेला जाता है। फिर देवदासी। देवदासी क्या होता है पता है आप लोगों को? क्या होता है देवदासी? देवदासी वे थी जिन्होंने शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा दिया। ठीक है, देवदासी वे हैं जो ईश्वर के सामने या भगवान के सामने क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। अब होता क्या था, जबरन ही कुछ महिलाओं को देवदासी के क्षेत्र में क्या कर दिया जाता था? ढकेल दिया जाता था। ढकेल देने का मतलब है कि आज से मान लीजिए कोई 18 वर्ष की बालिका है, 18 वर्ष की महिला लड़की है, 19 साल की लड़की है, उसको बोल जाएगा कि आज से आप क्या रहेंगी? देवदासी। अब वो अपनी मर्जी से भी हो सकती है और अपनी मर्जी के बिना भी हो सकती। अब देवदासी होने का मतलब है कि अपना संपूर्ण जीवन किसको समर्पित करना होगा? उस मंदिर को समर्पित करना होगा। जीवन भर अविवाहित रहना पड़ेगा, और जीवन भर नृत्य क्रीड़ा कहाँ पे करनी पड़ेगी? उस मंदिर में करनी पड़ेगी। और जो भी शास्त्रीय प्रोग्राम होंगे आपको वहां पर क्या करनी पड़ेगी? अपनी प्रस्तुति और नृत्य क्रीड़ा करनी पड़ेगी। तो इस चीज को क्या किया गया? समाप्त किया गया। और दास प्रथा, जिससे आप सब बहुत अच्छे से परिचित हैं। दास प्रथा क्या होती है? अपने देखो, दो प्रकार की चीज होती है। एक, वो व्यक्ति आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, जिसे आप नौकर कह रहे हो, पर आप उसको क्या दे रहे हो? एक पे देते हो, एक वेतन देते हो। आप उसको एक रिस्पेक्ट देते हो मानव के रूप में, कि उसको वो रिस्पेक्ट प्राप्त करने का अधिकार है। और दास का मतलब क्या होता है? कि वो जीवन भर आपकी शरण में पड़ा रहेगा, चाहे आप उसे वेतन दें, चाहे आप वेतन ना दें। दूसरी चीज, आप अपने घर में कार्य करने वाले नौकर से हर प्रकार का कार्य नहीं करवा सकते। आप केवल वही कार्य करवाओगे जिस कार्य के लिए आपने उसको रखा हुआ है और वेतन देते हैं, परंतु दास से हर प्रकार के कार्य कराए जा सकते हैं। तीसरी चीज, आप अपने नौकर के साथ वॉयलेंट नहीं हो सकते, हिंसात्मक रूप उसके साथ आप प्रयोग नहीं कर सकते। परंतु दासों के साथ क्या क्या हिंसा का उपयोग किया गया है आप सभी को पता है, आपने इतिहास भी पढ़ा है, और वर्तमान में यदि दास प्रथा होती तो भी क्या होता है ये भी आप लोगों को पता है। तो इन चीजों को किसमें रखा गया? मानव तस्करी। मानव तस्करी और इन चीजों को समाप्त करने का काम किसने किया? आर्टिकल नंबर 23 ने साफ साफ तौर पर इस पे क्या लगाई? रोक लगाई कि मानव तस्करी नहीं होगी और जबरन श्रम नहीं होगा। जबरन श्रम का मतलब क्या होता है ये बताइए? ये जबरन श्रम क्या होता है? इच्छा के विरुद्ध। ठीक है, मैंने आपको रीजन बताया कि यदि कोई व्यक्ति मजबूरी में कार्य कर रहा है और आप उसे उस मजबूरी का फायदा उठाकर कम परिश्रम दे रहे हैं, यानी कम वेतन दे रहे हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? देखो, ऐसा नहीं है कि आप उसको सारी सुविधाएं दे रहे हैं,
कोई उसके साथ जबरन कार्य नहीं करवा रहे, बस आप उसके साथ वेतन उसको उस कार्य के लिए कम दे रहे हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? जबरन श्रम, या हम इसे बोलते हैं बलात् श्रम, यानी बल स्वरूप में क्या करवाना, उससे श्रम करवाना, ये भी बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा किसी भी मजदूर को जबरन ऐसे बॉन्ड में बांध देना जिससे वो उस कंपनी से या फिर उस जगह से निकल ना पाए, उस कारखाने में बंद कर जो नौकरी करे, या आपने बोल दिया है कि 10 वर्ष आप यहाँ नौकरी करोगे और 10 वर्ष आपको हर प्रकार की कंडीशन मालिक की माननी पड़ेगी, तो ऐसा भी सिस्टम यहाँ पे काम नहीं कर सकता है। इसको भी कौन रोक लगाता है? आर्टिकल नंबर 23 इस पर रोक लगाता है। इसके बाद अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम पर प्रतिषेध। अब जो संविधान में लिखा हुआ है वो देख लेते हैं हम। अब इसमें 2 क्लॉज लिखे हुए हैं, ठीक है। जो पहला बोलता है कि मानव का दुर्व्यापार, दुर्व्यापार समझ गए? अभी हमने किसकी बात की? खरीद फरोख्त की सारी चीजें। और बेगार, बेगार का मतलब होता है कि व्यक्ति से कार्य करवाना परंतु उसे वेतनमान नहीं देना, ये कहलाती है बेगार मजदूरी। कि आपने उससे सारा काम तो करवा लिया परंतु आपने उसको उस कार्य के लिए जो पैसे देने थे वो आपने उसको नहीं दिए। तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषेध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा, जो कि किसके अनुसार होगा? विधि के अनुसार। मतलब सरकार ने एक विधि के अनुसार जो भी डिसाइड किया है कि आपने यदि इन चीजों को लागू किया तो मान लीजिए 5 साल की सजा है, तो आपको क्या मिलेगी फिर? विधि के अनुसार 5 साल की सजा, और यदि कोई फाइन होगा तो आपको फाइन भी देना पड़ेगा। इसके अलावा जो आर्टिकल नंबर 23(2) है, ये एक्चुअल में अपवाद है। क्या है? अपवाद है। क्यों? अब मान लीजिए आप यहां पर रोक किस चीज पर लगा रहे हो? बलाश्रम पर कल को देश को आवश्यकता पड़ती है कि देश के नागरिकों को किस में शामिल किया जाए? सेना में शामिल किया जाए। या राज्य को जरूरत पड़ती है कि एक सोशल वर्क हो रहा है पूरे स्टेट में जिसमें जरूरी है सभी नागरिकों का क्या होना, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें आर्टिकल नंबर 23 प्राप्त है और आप हमसे बलात्श्रम यानी हमारी मर्जी के बिना काम नहीं करवा सकते। आप ये चीज राज्य से नहीं कह सकते। ये चीज कौन देता है अधिकार राज्य को? आर्टिकल नंबर 23(2) वो कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात, इस अनुच्छेद की राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन, यानी जो राज्य आपसे काम करवाएगा वो किस प्रयोजन के लिए होने चाहिए? सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से वंचित नहीं करेगा। मतलब अगर राज्य चाहे तो आपके ऊपर सार्वजनिक रूप से कोई भी सेवा अधिरोपित कर सकता है। मतलब आपसे राज्य कोई भी सार्वजनिक कार्य करवा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास अधिकार है कि आप हमसे बलात्श्रम नहीं करवा सकते। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति और वर्ग या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ये कहता है कि जब भी राज्य कोई ऐसा कार्य कराएगा तो वो ये नहीं करेगा कि हम जो कार्य करवा रहे हैं या हम सेना में जिसको भर्ती कर रहे हैं वो सारे हिंदू धर्म के होंगे, या वो केवल महिलाएं होंगी, वो केवल पुरुष होंगे। जो भी कार्य करवाएगा राज्य वो सभी के लिए क्या होंगे? एक समान होगा। राज्य सभी को एक समान दृष्टि से देखेगा, इन आधारों पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। क्लियर है? अच्छे से समझ में आई ये चीज? आर्टिकल नंबर 23 समझ में आया? आर्टिकल नंबर 23 में 3 चीजें। पहला, मानव का दुर्व्यापार। तो दुर्व्यापार में 4 पॉइंट हमने समझे। सबसे पहला कि आप पुरुषों का, महिलाओं का और बच्चों का क्या नहीं कर सकते? खरीद फरोख्त तो नहीं कर सकते। दूसरा हमने देखा वैश्यावृत्ति में आप जबरन किसी को ढकेल नहीं सकते। तीसरा हमने देखा देवदासी प्रथा के बारे में। और चौथा हमने देखा दास प्रथा के बारे में। ये चीजों को प्रतिषेध, निषेध कौन करता है? आर्टिकल नंबर 23। फिर नंबर दो बोलता है बेगार मजदूरी या बलात् श्रम के बारे में। आप किसी से उसकी मर्जी के बिना जबरन कार्य नहीं करवा सकते। आप किसी को बिना वेतन दिए उससे कार्य नहीं करवा सकते। आप किसी की मर्जी के बिना उससे वो कार्य जो वो नहीं करना चाहता वो नहीं करवा सकते। और तीसरा, आप उस व्यक्ति को उस कार्य के लिए जो वो कर रहा है उसके लिए कम वेतनमान नहीं दे सकते। इनमें से एक भी चीज यदि आप करते हो तो आप किसका वायलेशन करते हो? आर्टिकल नंबर 23। और तीसरी बात ये कहती है कि यदि राज्य चाहे तो सार्वजनिक सेवाओं के लिए नागरिकों से कार्य करवा सकता है और वो आर्टिकल नंबर 23 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्लियर है? 23 समझ में आया अच्छे से? चलें 24 की ओर। अब आप जो कह रहे थे ना बालकों वाली बात, वहां पे वो किस में लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 24। अच्छा, जो ये बालक आपने शब्द बोला, इसने किस उम्र तक के लोगों को बालक बोला? चलो देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 24 कहता है
कि कारखानों आदि। अब एक चीज याद रखना, कारखानों के बाद एक शब्द उन्होंने लिख दिया क्या, आदि का मतलब होता है कारखाने, जो फैक्ट्रीज होती हैं या ऐसी जगह जहां पर जोखिम भरा काम होता है, रिस्की कार्य हो सकते हैं वो, इसलिए उन्होंने क्या लिख दिया। अब वो हर चीज को तो समझा नहीं सकते, तो उन्होंने क्या लिखा, कारखाने आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। नियोजन मतलब उनसे कार्य कराने पर प्रतिषेध। अब देखो कितने वर्ष, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान मतलब खदान, खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में, यानी कोई खतरनाक जगह। अब खतरनाक मतलब कैसी खतरनाक, जहां भूत रहते हैं, कैसी खतरनाक, खतरनाक जहां विस्फोट होते हो, जहां मशीनरी से ऐसा कार्य होता है कि आपका कोई अंग उसमें नुकसान हो सकता है या आपका जान का क्या हो सकता है जोखिम। अब जैसे खदानों की बात की जाए तो खदानों में जब खुदाई होती है तो खदानें कई बार क्या हो जाती, कोलैप्स हो जाती हैं, तो ये खतरनाक जगह हो गई, है ना। संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, 14 वर्ष से कम बच्चों को ऐसे स्थानों पर काम करने के लिए साफ तौर पर कौन मना करता है, आर्टिकल नंबर 24। पर आपने देखा होगा कि अक्सर जो जो होटल होती हैं, है ना, जो आपके रेस्टोरेंट होते हैं, यहाँ पर आपने, और चाय की टपरियां होती हैं वहां जो छोटू वोटू लोग काम करते हैं, उनका यूनिवर्सल नेम है छोटू। ठीक है, तो ये सब जो काम करते हैं, तो सन 2005 में क्या हुआ, मनमोहन सिंह जी की सरकार आई और उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि हम इस चीज को भी अलाउ नहीं करेंगे। अब देखो कुछ लोग तो अभी भी करते हैं, है ना, कुछ की मजबूरियां होती हैं, कुछ से जबरन करवाया जाता है। अब कई बार आप कहीं जाएं, है ना, आपके अंदर का मानवतावाद जाग जाए, तो पूछना पहले, है ना, ऐसा नहीं कि उसको नौकरी से निकलवा ही दिया बिल्कुल आपने, और वो बेचारा अपने रोटी के लिए काम करता था शाम को जाके, है ना। अब आपका एकदम से बोला कि हमने आर्टिकल नंबर 24 पढ़ा है, तुम्हारी उम्र क्या है इधर आओ बताओ, 13 साल है, तुम आज से काम नहीं करोगे, मैं इसको जेल में पहुंचाता हूँ। और वो मालिक ने तो उसको नौकरी दी थी ताकि वो अपने जीवन यापन कर सके, 2 रोटी का, है ना। तो थोड़ा सोच समझ के, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आज से निकल के, कहाँ 14 साल से कम के हैं, आज सबको मैं आजाद करवाऊंगा, जितने हैं सबका, है ना, ऐसा नहीं करना। अब बाल श्रम पर रोक लगाई गई। अच्छा, एक सवाल आता है कि आपके मन पे, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ठीक है, इसके बाद पहले ये देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर क्या करता है, प्रतिषेध लगा देता है। इसके लिए बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम कब आया, 1986। और बाल श्रम निषेध और रोकथाम संशोधन अधिनियम जो इसी का संशोधन है वो कब आया, 2016 में। ये दो अधिनियम एक्ट आपको याद रखना है। पहला बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन कब, 1986, और निषेध और रोकथाम 2016। अब देखो क्या हुआ, यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के व्यवसायिक कार्यों में लगाने पर तथा 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध लगाता है। अब इसने क्या बोला देखो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कि 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इन्हें तो आप किसी काम में नहीं लगाओगे, किसी भी प्रकार के काम में नहीं लगाओगे। अब आया 14 से लेकर, अच्छा एक और बात बताओ मुझे, ये 14 ही क्यों लिया इन्होंने, 14 वर्ष ही क्यों, 12 वर्ष भी कर सकते थे, 13, 15, 14 वर्ष क्यों बच्चे बोले जाते हैं सिर्फ इसलिए। आपको पता है इसका आंसर, आपको पता है इसका आंसर, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो, 14 वर्ष ही क्यों। हाँ क्यों, क्योंकि 14 वर्ष तक उस बालक के पास कौन सा अधिकार है, तो सरकार ने बोला कि 14 वर्ष तक तो केवल वो क्या प्राप्त करेगा, किसी भी प्रकार की मजदूरी या कार्य या किसी भी प्रकार की बेकार मजदूरी वो नहीं कर सकता, ना ही कोई उससे करवा सकता है। 14 तक उसको क्या करना पड़ेगा, केवल शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। चलो 14 तक कोई प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, 14 से लेके 18 तक वो किसी भी प्रकार का खतरनाक क्षेत्र वाला कार्य नहीं कर सकता। इसका मतलब वो सामान्य स्थानों पर, जैसे रेस्टोरेंट हो गए, होटल हो गए, चाय की दुकानें हो गई, यहां पर अब कार्य कर सकता है, परंतु ऐसे स्थान जो जोखिम भरे वहां पर वो कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, यह है आपका आर्टिकल नंबर कौन सा,
24। जिसने किसको बचा लिया? बच्चों को बचा लिया। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 23 किस चीज पर रोक लगाई इसने? बेगार मजदूरी, खरीद फरोख्त और बालात श्रम पर। किसने? 3 शब्द याद रखना, 3 शब्द आए मतलब आर्टिकल नंबर 23। पहला मानव तस्करी, दूसरा बेगार मजदूरी, तीसरा, 3 शब्द आए आर्टिकल नंबर 23 से 3 वर्ड्स आप याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद 24 कितने वर्ष तक के बच्चे? 14 वर्ष तक के बच्चों को आप कार्य में नहीं लगा सकते। ठीक है, और 14 से 18 वर्ष के बच्चों को आप किस प्रकार के कार्य में नहीं लगा सकते? जोखिम भरे। और इसके रोकथाम हेतु जो अधिनियम आया वो 2016 में लाया गया है। क्लियर है ये चीज अच्छे से? इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही तो बताओ, सवाल आने चाहिए दिमाग में। आ रही है कोई प्रॉब्लम बच्चों को लेकर? अरे सवाल आने चाहिए ना, क्योंकि आपने तो अपने समाज में कितने लोगों को कार्य करते देखा है और ऐसी स्वरूपों में काम करते देखा है जो कोई मजबूरी के लिए कार्य कर रहे हैं, जिन्हें कम वेतन मिल रहा है ना? बताओ। हमारा लेबर डिपार्टमेंट का नाम सुना है आपने? श्रम विभाग जो होता है ना? आपने सुने होंगे लेबर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, ये पद के नाम सुने। वो क्या करते हैं? वो इनके इन्हीं हितों की तो रक्षा करते हैं कि मजदूरों के साथ किसी प्रकार का गलत कार्य तो नहीं किया जा रहा है, इस प्रकार की किसी चीज का वायलेशन तो नहीं किया जा रहा है। और अगर इन चीजों का वायलेशन नहीं हो रहा है और यदि मजदूर कोई कार्य कर रहा है तो उसको वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो मजदूर को प्राप्त होने चाहिए। इन चीजों को देखता है श्रम विभाग हमारा, है ना? और कोई सवाल? हम्म देखो, इसलिए नहीं हो सकती उसके लिए कोई कार्रवाई कि जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, ठीक है, अब वो पहली चीज तो बोलने को अपनी मर्जी से भी मांग रहे हो, मर्जी से नहीं मांग रहे हैं। आप जबरन उन्हें वहां से उठा तो नहीं सकते। क्या वो कोई जानवर तो नहीं है जिसे जो समाज के लिए खराब है और हम उन्हें उनके ऊपर जाली डाल के उन्हें उठा के ले जाएं? ठीक है, और यदि हम उनको उठा के ले जाते हैं तो देखो सुनो, उनको भीख मंगवाने वाले उनके माता पिता हैं, ठीक है ना? अगर वो छोटा बालक कहीं भीख मांग रहा है तो उसके आसपास ही कहीं माता भी उसकी भीख मांग रही, और माता दौड़ के नहीं आ सकती या माता नहीं बोल सकती किस अधिकार से आपने मेरे बच्चे को उठाया, मेरे बच्चे को यहाँ से लेकर जा रहे हो। यहाँ तक की स्थिति इतनी खराब है कि यदि सरकार बोले कि आप केवल हमारे जो हमारे स्थान बने हुए हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, जो सुधार गृह बने हुए वहां पर आ जाइए, हम आपको खाना पीना भी देंगे और बच्चे को शिक्षा भी देंगे, तो भी उनको वो लाइफ नहीं चाहिए। उनको यही लाइफ पसंद है, उनको यही चाहिए, भीख मांगना है, नशे करना है। कुछ मजबूरी में करते हैं और कुछ को इस जीवन की आदत हो चुकी है और कुछ लोगों से जबरन ये करवाया जा रहा है। ये भी कार्टल है, एक सिंडिकेट है बहुत बड़ा भीख मांगने का, है ना? बड़े शहरों में बहुत बड़ा ग्रुप है, उनके पास हजार हजार बच्चे हैं, वो उन हजार हजार बच्चों को कलेक्शन करने के लिए भेजते हैं कि तुम्हें 200 लाना है, तुम्हें 300 लाना है, और वो पर डे का कलेक्शन होता है। और उसमें से एक को भी, और आपको क्या लग रहा है हमें अधिकारों का ज्ञान है? जो ये गलत कार्य कर रहे हैं उनको हमसे ज्यादा अधिकारों का ज्ञान है। उन्हें पता है कि यदि ऐसी स्थिति होगी तो हमें अपने किस अधिकार का उपयोग करना है। और हम आप जानते हो कि हमारे यहाँ जब भी ये मजबूर वाला और ये गरीबी वाला विक्टिम कार्ड खेला जाता है तो वहां पर वो व्यक्ति विशेष और वो अधिकारी मजबूर हो जाता है ना? और जब, और मान लीजिए यदि वो दलित वर्ग के हुए तो अधिकार के विरुद्ध क्या हो जाएगी? अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उल्टा वही फंस रहा है जो अच्छा करना चाहता है। तो इन क्षेत्रों में मोस्टली आपने देखा होगा कि सरकार के अलावा एनजीओ काम करते हैं, है ना? क्योंकि एनजीओ को इन चीजों का फर्क, एनजीओ कोई सरकारी तो है नहीं, वो तो मिलके काम करते हैं सरकार के साथ, इसलिए एनजीओ इस क्षेत्र में ज्यादा कार्य करते हैं, बड़े बड़े खुलासे करते हैं, उन बच्चों को उस दलदल से निकालते हैं, महिलाओं बच्चियों को वेश्यावृत्ति से निकाल के समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का वो काम करते हैं। ये एक रीजन है। और कुछ इसके अलावा? और अब कोई छोटा बच्चा मिले ना काम करते तो पूछना क्यों कर रहे हो काम, है ना? ठीक है, सीधे 100 डायल मत कर देना कि यहाँ 14 वर्ष से कम बच्चे से काम करवाया जा रहा है। नहीं कर सकते। साफ लिखा है, देखो, खतरनाक व्यवसाय। अब ये खतर अब यहाँ तो इच्छा पूछी नहीं है सरकार ने, यहाँ सरकार इच्छा थोड़ी पूछ रही है आपसे। अब एक चीज बताओ, 12 साल का बच्चा है, चलो मैच्योर हो गया, मैं अपनी इच्छा से काम करूंगा, खदानों में जाके खुदाई करूंगा, तो करने देंगे क्या? 14 साल से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध है। चलो ये किशोर तो जॉब से चला जाएगा, पर जिसने कार्य में लगाया है वो भी, उसके ऊपर भी कार्यवाही फिर की जाएगी।
ठीक है, तो मत लगाना कार्य में, ठीक है। और कुछ इसके अलावा? और कोई सवाल नहीं आ रहा दिमाग में तुम लोगों के? इतनी जल्दी समझ जाते हो चीजों को या सवाल ही नहीं आते दिमाग में? हाँ, कि जितना समझना समझ लिए, ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें मत समझाओ, चलो छुट्टी करो, ऐसी वाली कोई बात है? हाँ, कोई सवाल नहीं दिमाग में? करें समाप्त? हम धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ेंगे उस चीज को थोड़ा सा। ठीक है, समाप्त करें? चलिए, जय हिंद।